तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्या बताया था कि करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि हम लोग पढ़े थे कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज बाई टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको करंट बोलते थे, ठीक है। और एक हम लोग ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू। वर्क डन को चार्ज से हम डिवाइड करते थे, तो ये क्या था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, PD पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारा था करंट, क्या था करंट, ठीक है। तो आगे का हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हम बता चुके थे कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को उठा के लाने, क्यू चार्ज को उठा के यहाँ पे लाने में जितना वर्क डन हुआ, ठीक ना, तो उसी को वर्क डन बाई क्यू करके क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यही वर्क डन बाई क्यू क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। और एक और वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक फिक्स पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है, ठीक ना, वो क्या कहला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक ना। जितना चार्ज को हम लेके वहां आए, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। अब देखो हम लोग को मेनली यहाँ देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या बताया था कि करंट कभी फ्लो करेगा जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर आप 12 वोल्ट का बैटरी को 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो उसमें करंट फ्लो होने का चांस नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसमें है ही नहीं। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नहीं तब तक करंट फ्लो होगा ही नहीं। अब देखिए आप कि हम क्या बात करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ लिए कि क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट में नापते हैं उसका ना, एसआई यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ आपका वोल्ट हो गया। और एक वर्ड है करेंट, एक वर्ड है हम लोग का करंट। यही दो बात हम लोग पढ़ें, ठीक है, कि फ्लो ऑफ चार्ज करंट हो गया और वर्क डन बाई क्यू जो था वो तो आपका वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन दोनों का एक रिलेशन है, जिसको जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ है, जो ओम्स लॉ है आपका, उसमें दिया हुआ है कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि द वोल्टेज, जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि किसी भी वायर का अगर हम मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कोई भी वायर में इन कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोला था, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, मतलब चेंज नहीं किया जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए। उसके बाद क्या किया जाए, उसमें देखा जाए जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था। लेकिन अगर इसका अगर हम एक सिंपल सा ग्राफ बना के देखें, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको ग्राफ से देखेंगे। तो मान लीजिए अगर इसका हम ग्राफ बना दे, VI का ग्राफ, एक मान लीजिए ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बताता है और ये करंट बताता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई अभी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे है कोई करंट फ्लोइंग का ग्राफ है करंट का, एक यहाँ पे अगर ये है, ठीक है, तो इसको इतना करंट मिला तो इसमें इतना वोल्टेज था। अगर ये थोड़ा सा और आगे जाएगा तो इसमें करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे करंट भी वोल्टेज भी, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। इसका ग्राफ जो बनेगा VI का वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, जो भी लाइन ऐसे जाता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। क्या कहता है कि ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, जबकि जैसे जैसे इधर जा रहा है ये ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि जो ओम्स लॉ है वो क्या है कि बोलता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी को स्टेट करने के लिए क्या किया गया था, कांस्टेंट टेम्परेचर आपको याद रखना होगा क्योंकि वो ही मेन है, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोल दिया गया, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो बोल दिया गया, लेकिन अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पर एक फॉर्मूला लाने के लिए क्या हो गया कि इसको देखा गया कि भाई V को जो है यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के, जैसा कि अभी तक हम लोग 9 10 में पढ़ते आए हैं, जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो क्यों हटता है, क्या काहे हटता है और यही क्यों आता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। बस आप लोग अभी जो भी है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के बस कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करके एक फार्मूला बना के सॉल्यूशन करने सीख रहे हो, तो अभी आपके लिए यही ज़रूरी है, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर जानना चाहते हो तो आप सीनियर की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है आप जानते होंगे, ठीक है। कि अब देखिए इसमें इसी को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्या इसको तो बराबर लिख दिया जाता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे R को ले आ जाता है। ये होता है रेसिस्टेंस, क्या होता है, रेसिस्टेंस। और आप लोग के बुक में रेसिस्टेंस किस तरह से डिफाइन है वो मैं बताना चाहूंगा कि रेसिस्टेंस जो कहता है कि द प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज, द प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज। कोई भी वायर है या कोई भी मेटालिक है, जो भी कंडक्टर है या इंसुलेटर जो भी है,
जो भी है दुनिया में कोई भी मैटर है उसमें जो भी चार्ज फ्लो करेगा तो उसका जितना अपोज करने का जो मतलब एबिलिटी होगा, एक तरह से एबिलिटी कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज, मतलब क्या कहते हैं उसका नेचर है, नेचर ही कहेंगे, मतलब जितना अपोज कर सकता है वो क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। तो सबका अपना अपना रेसिस्टेंस, दुनिया में जितना सारा ऑब्जेक्ट है सबके पास अपना रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज। चार्ज को क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग का वायर है, ये वायर, इसमें जो करंट का जो चार्ज आ रहा है, फ्लो कर रहा है, जो करंट का चार्ज हम लोग का फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये रेसिस्टेंस अपोज करता है, ये बताता है कि भाई ये अपोज कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे कि रेसिस्टेंस हम लोग समझेंगे, रेसिस्टेंस एक तरह से प्रॉपर्टी बोल दिया कि रेसिस्टेंस जो है हर ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, लकड़ी है चाहे लोहा है चाहे वायर है, सबका होता है कि रेसिस्टेंस जो है कि अपोज द चार्ज होता है, ठीक है। अभी लोग हम देखते हैं क्या है आगे कि हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे बना लिए ओम्स लॉ से कि V बराबर आई आर आर आई, समझे, V बराबर आई आर का एक फॉर्मूला हम यहाँ से निकाल लिए हैं, V बराबर आई आर का एक फॉर्मूला हम निकाल लें, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। रेसिस्टेंस क्या है ये भी बताएं, ठीक है, इसके बारे में और चर्चा भी करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आपके V इक्वल टू आई आर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और बात रहा जो स्टेटमेंट्स का, वो आप बुक में देख के लिख सकते हैं, हम सिर्फ अभी मतलब आराम से शॉर्टकट्स में मतलब आपको समझाना चाहते हैं, बस लिखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर हम अभी पढ़ लिए, रेसिस्टेंस हम पढ़ ले गया था कि प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताइए कि रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो R बराबर हम V बाई आई करेंगे, ठीक है। तो R बराबर कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा हमारा, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। अब कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो देखिए क्या होगा कि कोई भी वायर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी मेटल, मतलब हम जिसे कुछ भी ले लेते हैं, मतलब मेटल ही ले लीजिए, वायर ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें जितना करंट चला, ठीक है, इसके अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अंदर जितना करंट गया, इसके अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, उसी का रेशियो निकाल देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट का या उस एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट का जो क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा तो अगर इसका एसआई यूनिट बोला जाए तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, V बाई ए हो जाएगा ना, मतलब अगर इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर और तोड़ना चाहे तो आप और तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक और एसआई यूनिट लिखा, मतलब जनरली लिया जाता है क्या कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट देखिए क्या, मतलब इसको यूनिट जो है, इसका यूनिट हम देखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, इन्हीं के नाम से जो है अपना एसआई यूनिट रखे हुए हैं, ओम, ठीक है। अब चलते हैं कि रेसिस्टेंस क्या में नापा जाता है, ओम में, और हर एलिमेंट का अपना अपना, हर मेटल का अपना अपना क्या रेसिस्टेंस होगा, किस प्रकार निकाला जाएगा, ऐसे करके कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर करके नीचे उसमें करंट फ्लो करके जितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, जितना करंट हो रहा है, उसको डिवाइड करके पता चल जाता है कि उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना रेसिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का और डिफरेंट सॉरी क्या कहते हैं मटेरियल्स का अलग अलग रेसिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस अभी हम जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एबिलिटी टू अपोज द चार्ज। अब अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई देखिए, एक अगर बुक का एक, मतलब बुक क्या, लकड़ी का और एक प्लास्टिक का और एक मेटालिक वायर का, तीनों में से सबसे रेजिस्टेंस ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा किसका होगा, तो बुक और लकड़ी ये सबका, मतलब जैसे कि देखिए जिसमें करंट पास कर गया उसमें क्या हुआ कि अब ये जो रेसिस्टेंस था वो कम होगा, सीधा सा बात है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी होगा वो मेटल में कम होगा, इसीलिए चार्ज को अपोज नहीं कर पाया, चार्ज उसमें फ्लो कर गया, इसीलिए वो कंडक्टर हो गया, ठीक है। और जो मतलब नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर्स हैं, जो भी इंसुलेटर जो भी है, मतलब जितना सारा ऑब्जेक्ट है दुनिया में, ठीक है, वो सब क्या करता है, वो सब पूरा अपोज कर देता है उसको, कि उसको जाने ही नहीं देता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, वो सब कंडक्टर, सॉरी क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, चार्ज को ही जाने नहीं देगा तो कंडक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम लोग जो भरवली बोल देते हैं कि ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है या ये गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर या सेमी कंडक्टर है, ठीक है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेसिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसका रेसिस्टिविटी का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, उसका रेसिस्टेंस का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा करंट को अपोज कर देगा, और ज़्यादा अपोज करने की वजह से वो क्या होगा कि करंट को फॉलो करने नहीं देगा और कंडक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी मेटल का हम रेसिस्टेंस देखते हैं, उसी को देख के हम बताते हैं कि वो कंडक्टर होगा कि नहीं होगा। अब सीधा जाकर सिर्फ सब मैटर में हम लोग जैसे करंट पास करके नहीं देखते हैं कि भाई इसमें होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हम जनरली हम लोग उसका रेसिस्टेंस देख के ही बता सकते हैं कि उसका करंट पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ये बात को समझ गए कि रेसिस्टेंस क्या बताएं कि प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज हो गया, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। और सब एलिमेंट और सब मटेरियल का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है, जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा वो करंट को जाने ही नहीं देगा। एक लिमिट होता है कि जिससे उतना से कम रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं करेगा, उतना रहेगा तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, उसको सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए
ये क्या था, ओम्स लॉ जो था वो किस पे मतलब ये था, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बोला गया है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें हमेशा आप याद रखेगा। आपका ये फॉर्मूला जो V बराबर IR है, ये आपको हमेशा एकदम एनी टाइम याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद है कि जो रेसिस्टेंस हम लोग भी पढ़े, यही मेन मुद्दा है, ठीक है। इसका जो मेन मुद्दा है जो चैप्टर का, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर है, किस तरह कंबाइन होगा, क्या होगा, मेन यही है इसमें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए कि रेसिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस का हम लोग बात करते हैं जो जिसका SI यूनिट क्या था, ओम था, ठीक है। इसको OHM ओम का ओम पढ़ते हैं, ठीक, ओम, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना, इसका मान लीजिए मेरा मार्कर है, इसमें कितना इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो भाई इतना इंटू इतना पावर वैसे मान लीजिए 5 × 10⁻20 ओम, इस टाइप का जो भी है, ठीक है। ये क्या रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया, रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सब ऑब्जेक्ट का अपना अपना रेसिस्टेंस होगा, सब ऑब्जेक्ट का अपना अपना रेसिस्टेंस होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस किस किस से इफेक्ट होता है, रेसिस्टेंस जो है किस किस से अफेक्ट होता है, मतलब किसी का रेसिस्टेंस बढ़ घट कैसे सकता है, मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट में, मतलब बहुत सारा चीज़ है, मतलब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका रेसिस्टेंस बढ़ घट सकता है। इन द केस जैसे कि बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि कोई वायर है मेरा, ठीक है, छोटा सा वायर है तो उसका रेसिस्टेंस कम है, ठीक है, क्योंकि उतना ही सारा मेटल है, ठीक ना। अब वो लोग क्या करता है कि भाई अपोज तो कर रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस सबके पास है, करंट को अपोज करने का रेसिस्टेंस, अपोज करने का जो कैपेसिटी है वो सबके पास है, ठीक ना। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो कम करते हैं, इसीलिए उसमें करंट पास हो जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप हम लोग पढ़ते हैं कि भाई लेंथ ऑफ वायर का बात करें, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट किसका बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर अगर हमारा इतना छोटा सा वायर है, ठीक ना, तो इसके सारा मटेरियल के पास अपना अपना रेसिस्टेंस है, सबके पास रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेगा कि कोई चार्ज आएगा तो ये उसको अपोज करेगा, क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो इसके पास कम है, ठीक ना, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। रेसिस्टेंस क्या रहेगा, इतना पे जब ये छोटा सा है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन हम लोग अगर इसको बढ़ा दें, इसको अगर हम बढ़ा के लॉन्ग कर दें, ठीक है, तो इसके पास इतना सारा मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, इसके पास इतना सारा मटेरियल हो जाएगा। तो इतना सारा मटेरियल जो है कि ज़्यादा अपोज करेगा, थोड़ा ही रोका, थोड़ा ही रोका, रुकते 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 क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करते 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 कहीं पे जाके नहीं फ्लो करने लगेगा, मतलब कम होते होते एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर पे किस तरह डिपेंड है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक छोटा सा वायर है, ठीक है, एक छोटा सा वायर है, उसका सारा मटेरियल क्या कर रहा है कि अपोज कर रहा है करंट को, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने की वजह से, मान लीजिए छोटा सा यहाँ पे रहता, ठीक ना, ये छोटा सा अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता, फिर से अगर दिखा लेता हूँ मैं, मान लीजिए मेरा छोटा सा वायर है, मेरा छोटा सा वायर है, ठीक है, तो इसके पास अपना रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसके पास अपना रेसिस्टेंस है, यहाँ लिख देता है, रेसिस्टेंस है अपना, ठीक है। अब इतना ही मटेरियल में इसको अपोज करना है, ठीक है, इतना ही मटेरियल में, इसका ज़्यादा जितना सारा मटेरियल है इतना ही में इसको जो करंट इसके अंदर आने वाला है, जो भी करंट आ रहा है, ठीक है, जो चार्ज आ रहा है, इसको क्या करना है, अपोज करना है, ठीक है। तो नहीं कर पाएगा उतना कि भाई ठीक है चलो नहीं कर पाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू कम है, लेकिन जैसे जैसे इसका मटेरियल लंबा हो जाएगा, मतलब इसको बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका मटेरियल क्या हो जाएगा, बड़ हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा। पतला सा जगह है पास होने का, अब मान लीजिए बहुत सारा चार्ज आया और बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो धीरे 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 एक एक चार्ज कम होते 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 खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इसमें क्या करता है कि हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, तो हम लोग कहेंगे इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन, इसको थोड़ा ठीक से नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप समझ सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ, अगर लेंथ को अगर हम बढ़ा दें, फिर से लिख देता हूं, डायरेक्ट आप लोग समझिए, लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, जो रेसिस्टेंस है हम लोग का वो भी इंक्रीज ही करेगा। अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या कर देगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग का क्या है कि देखिए ये जो लेंथ बढ़ रहा है रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग का यहाँ बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये नया वर्ड होगा आपके लिए, क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करने का मतलब जो हम लोग वायर बनाए थे, ठीक है, उसका लेंथ पे भी डिपेंड नहीं, अभी वो जो लेंथ हम लोग बढ़ा रहे थे तो उसका क्या बढ़ रहा था,
रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, ठीक है। रेजिस्टेंस किस तरह से बढ़ रहा था, क्योंकि छोटा सा पाइप था पतला सा, ठीक है। अब उसका लेंथ बढ़ जा रहा है, ठीक, तो उसमें ज़्यादा चार्ज ज़्यादा चार्ज अगर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो लंबा हो जाएगा, ठीक ना, तो उसको रोकने का क्षमता उसमें ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इतना छोटा सा, सिंपली समझिए कि मान लीजिए छोटा सा टनल है, उसमें से रेजिस्टेंस आपका मतलब चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर कुछ लोग हैं छोटा सा अगर टनल बैठे हुए, ठीक है, तो उसको उतना नहीं रोक पाइएगा, वो आपको मारपीट के मैंने निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक छोटा सा टर्नल बना हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबा अंदर जमीन है, तो उधर से अगर मान लीजिए कोई चार्ज आ रहा है, तो कुछ उलड़ेगा उससे, कुछ उलड़ेगा, कुछ उलड़ेगा, कुछ उलड़ेगा, करते 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 उसको निपटा देगा लास्ट में, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसको पास करने में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कर पाएगा, मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ताकत चाहिए होगा, मतलब बहुत ज़्यादा करंट ही पास कर पाएगा। कम करंट जो होगा, करंट जब कम चार्ज होगा पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वहाँ लेंथ वायर में क्या था, अब ध्यान से देखिएगा, बोला आपको डाउट लग रहा होगा। देखिए ये जो लेंथ ऑफ वायर में क्या चेंज है कि यहाँ से जो छोटा सा मतलब एक पतला सा जो फिक्स कर दिया, इसमें से जो आ रहा है, तो इतना तक के लिए वो ठीक है, रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे बढ़ाएगा इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पुश करने लगेगा। और इसमें क्या है, इसमें बात ये है कि देखिए इसका इसमें बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं कि कितना मोटा वायर है, ठीक है, मतलब उसका वायर का जो मोटाई होता है, यहाँ पे थिन जो कह सकते हैं, थिकनेस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बताइए कि जितना बड़ा इसका मुंह रहेगा, उतना ज़्यादा चार्ज ये अंदर जाएगा, ठीक है, जितना बड़ा इसका मुंह रहेगा उतना बड़ा चार्ज इसके अंदर जाएगा इसे, ठीक है। तो इसका अगर मुंह बड़ा कर देंगे तो चार्ज ज़्यादा लगेगा, और जब चार्ज ज़्यादा जाने लगेगा तो अंदर का आदमी कमज़ोर होने लगेगा। जब अंदर का आदमी कमज़ोर हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा। करंट का बढ़ना मतलब रेसिस्टेंस कम हुआ है, ठीक है, और करंट कम हो जा रहा है मतलब रेसिस्टेंस बढ़ा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो गया होगा, घट गया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली है, मतलब जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है, कि आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली चलता है, और लेंथ जो है एरिया ऑफ लेंथ इंक्रीज करने के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे चलता है, कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है, करंट आपका कम फ्लो करेगा। अब देख सकते हैं कि आपका दो चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ है, ठीक है। और थर्ड हम लोग यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं कि इंक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उससे वैसे क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, ठीक ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो एक केस में है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर का केस होता है, ठीक है, जिसमें सबका सिलिकॉन आता है, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर का केस है, जिसमें कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन बाकी सब जितना भी है जो भी ये सब, इसमें क्या है कि इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम लोग का एक और सबसे मेन जो है नेचर ऑफ द वायर, और नेचर ऑफ द वायर मेटल, जो भी ले, नेचर ऑफ द वायर और मेटल, नेचर ऑफ वायर और मेटल, वायर ठीक से लिख देता हूँ, नेचर ऑफ वायर। अब ध्यान से देखिएगा, मेन सबसे जो हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ वायर के बारे में, ठीक है। अब नेचर ऑफ वायर के बारे में हम जो बात करेंगे, ठीक है। अब नेचर ऑफ वायर यानी कि आप समझ लीजिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी कि रेसिस्टेंस अफेक्ट, मतलब रेसिस्टेंस किस किस से अफेक्ट हो रहा है। अब मेन बात ये हो जाएगा कि रेसिस्टेंस अफेक्ट हो रहा है, तो रेसिस्टेंस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो मेन किसका, जो वायर है उसके बारे में देखेंगे। अब मान लीजिए लकड़ी लेके आ गए हैं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस बहुत है, उसमें करंट पास होना ही नहीं है, तो थोड़ा सा बढ़ जाए क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा घटेगा आप चौड़ा कर दे क्या प्रॉब्लम, उसमें पास होगा ही नहीं, ठीक है, उसमें ये सब काम करेगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले किसको लाया जाता है, नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द वायर, इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको। नेचर ऑफ द वायर का जो प्रॉपर्टी को लेके गया है, प्रॉपर्टी टू अपोज, जैसे रेसिस्टेंस था ना, ये मेनली इस पे लाया गया है, नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, सॉरी, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का कैसा नेचर है। मान लीजिए कि अगर हम रेसिस्टिविटी की बात करें, नेचर ऑफ द मटेरियल की, ठीक है, इसमें दो चीजें आपको याद रखना है कि एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, और इधर से आर जो है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीधा रेसिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे अभी, और हम लोग देखेंगे
रेसिस्टिविटी को, ठीक है। अब हम लोग समझ गए क्या क्या था कि लेंथ ऑफ वायर था, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली था, ठीक है, और आपका क्या था उसके बाद इंक्रीज विद टेम्परेचर था, लेकिन वो सिलिकॉन वाला केस बताया था, आपको याद रखना है कि सिलिकॉन और जो सॉरी क्या कहते हैं मेटलॉइड वाला केस होगा, क्या सेमीकंडक्टर का मेटलॉइड सॉरी सेमीकंडक्टर का जो केस होगा उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा उसमें, ठीक है। बाकी सब में ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फ्लो होगा, उसमें कम हो जाएगा बाकी सब में, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होंगे उसमें जो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा ये जो कहते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट बढ़ने लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करें जस्ट नेचर ऑफ वायर की, ठीक है, नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ मटेरियल की, नेचर ऑफ मटेरियल की, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल हम लोग क्या बताते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या बोलता है, रेसिस्टिविटी क्या बोलता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या बोलता है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिव क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है। तो सब जैसे हम बताएं कि सब ऑब्जेक्ट का अपना अपना रेसिस्टिविटी होगा, सब मटेरियल का अपना अपना रेसिस्टेंस होगा, वही बात है ये रेसिस्टिविटी करता है, ठीक है। ये लोग को माप देता है कि लोग का अपना अपना जो होगा क्या कहता है रेसिस्टिविटी जो होगा वो कितना होगा, रेसिस्टेंस का ही एक छोटा सा मतलब समझ ली कि मतलब बताने का एक तरीका हो गया। जैसे मान ली कोई बोल दिया वुड, तो वुड का रेसिस्टेंस कितना होगा कि भाई इतना से लेके इतना तक होगा, रेसिस्टिविटी जो होगा वैल्यू, रेसिस्टिविटी क्या है एक वैल्यू है समझ लीजिए कि, ठीक है। कोई भी मटेरियल का अपना एक रेसिस्टेंस का कैपेसिटी का एक वैल्यू बोल दिया जाएगा। अगर आप लोग नॉर्मली अगर समझा जाए तो इसको हम ये बोल के समझ सकते हैं कि कोई भी मटेरियल का रेसिस्टेंस का, कोई भी मटेरियल का रेसिस्टेंस का एक वैल्यू अगर कहा जाए कि भाई इस मटेरियल का कितना रेसिस्टेंस हो सकता है, इस मटेरियल का कितना रेसिस्टेंस हो सकता है, इस मटेरियल का कितना रेसिस्टेंस हो सकता है, तो वो क्या बताएगा, कौन बताएगा, रेसिस्टिविटी बताएगा। क्योंकि यही जो है जो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है उसका नेचर डायरेक्टली बता दे रहा है। रेसिस्टेंस तो डिपेंड कर जा रहा है ना कि भाई लेंथ बढ़ाएंगे घटाएंगे और जो भी आगे पीछे जो भी हम लोग बताएं वो इस पर डिपेंड कर जाए, लेकिन रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और हम लोग अभी मेन देखते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम पर मीटर, ओम पर मीटर, ठीक, ओम पर मीटर। मान लीजिए कि अगर ये रेसिस्टेंस है, अरे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा मान लीजिए ओम रेसिस्टेंस है, तो पर मीटर में इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर में ना पाएगा ये, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या में ना पाएगा, ओम मीटर में। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का चार कवर हुआ कि जो रेसिस्टेंस अफेक्ट किस चीज पे करेगा। पहला था लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर था, और सेकंड था हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, डायरेक्टली। इसको रेसिस्टेंस को साइन होता है ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करके इसको रो पढ़ते हैं, ठीक है, रो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, पहला हम लोग का था अपना टॉपिक पे आते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकंड का था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और अभी हम लोग इसको अगर कहते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन लोग दोनों को लेके, ठीक है, इन लोग दोनों को ही लेके क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के इसको पुट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस किसके तौर पे आया था, मटेरियल के तौर पे। अब रेजिस्टेंस के अंदर ये आएगा, ठीक है, किसके तौर पे, नेचर ऑफ मटेरियल के तौर पे, कि उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो कितना रहेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर जो है, आर बराबर जो हो जाएगा रो एल बाई ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कि ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वही ए है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे आपको रेडियस से डायमीटर दे देगा, उसके हिसाब से आपको एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। यही छोटा सा मुंह में जो सर्कल है मुंह पास वही है, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो एल बाई ए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो रो का वैल्यू हमको पता होना चाहिए उसका, सब मटेरियल का अपना अपना रो का वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हमको पता होना चाहिए। लेंथ पुट कर देना और एरिया पुट कर देना, क्योंकि देखिए अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को ही देख के आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आर जो है ये रो पे डिपेंड किया सीधा सा, कि उसका रो का जितना वैल्यू होगा, मतलब उसका मटेरियल का जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा ओम मीटर पे जो नपाता है, मतलब इसका जो यूनिट है ओम मीटर जो है वो जिस पे नपाता है वो सीधा बता देगा कि भाई क्या स्थिति है, ठीक। अब लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड किया, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे डिपेंड किया कि जितना लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और ए नीचे है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि ए जितना बड़ा बढ़ेगा ऊपर वाला को काट कूट के उतना और छोटा कर देगा, ठीक है। तो ये किस पे कैसा डिपेंड किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड किया, ठीक है, किसका, रेडियस के हिसाब से, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहते हो आराम से उतार सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं। तो हम लोग का क्या था कि रेसिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ लिए कि रो एल बाई ए। तो इस टाइप में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मतलब आपको मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनेगा आपका इसमें जो क्या करेगा कि रेसिस्टेंस दे देगा, कि मान लीजिए अगर आपको रेसिस्टेंस दे दिया कि 120 ओम दे देगा, आपका लेंथ ऑफ वायर दे देगा 2 मीटर, और एरिया के लिए क्या करेगा, एरिया के लिए क्या करेगा कि रेडियस देगा, रेडियस दे देगा मतलब 0.2 mm,
ठीक है, रेडियस दे देगा या डायमीटर दे देगा। यहाँ पे सर्कल ना है छोटा सा, ठीक है, तो यही ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सर्कल ही ना। तो इसका या तो आपको रेडियस दे देगा या तो डायमीटर दे देगा। तो इसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये ए आ जाएगा, आर आ जाएगा और एल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि रेसिस्टिविटी बताओ, कोई भी मटेरियल को दे देगा और बताएगा उसका रेसिस्टिविटी बताओ। तो यहाँ से रो को अगर हम अलग कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है, आर ए बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका क्या कहते हैं, रो का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर बाकी चीज़ जो भी हम लोग को चाहिए वो अगर दिया रहे तो रो का वैल्यू हम आराम से उठ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आता है वो मतलब थोड़ा सा घुमा के ये करता है कि कह देता है कि लेंथ ऑफ वायर डबल कर दिया गया है, ठीक है, तो या 4 टाइम्स कर दिया गया है या हाफ कर दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको पुट कर करके बना सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर का क्या करेगा कि डबल कर देगा, कहेगा कि लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया गया। जहाँ मान लीजिए एल वायर था शुरू में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या था, आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए था, ठीक है, आर रो एल बाई ए था, ठीक है। अब क्या किया गया, आप इस पर आसानी से थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए कि एक एल लेंथ को, ठीक है, कहा कि डबल कर दिया गया, ठीक है, लेंथ को क्या कर दिया गया, 12 कर दिया गया, ठीक है, लेंथ 12 हो गया। तो यहाँ पे जो पुट होगा वो आर इज इक्वल टू आर पुट होगा, रो सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल है, मटेरियल क्या बोलेगा, सेम है कि सेम मटेरियल को ही किया गया। तो एल क्या करेंगे, एल के जगह पर कितना लिखेंगे, 12 लिख देंगे, एल के जगह पर क्या करेंगे, 12 लिख देंगे। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही वायर को सिर्फ खींच के लंबा किया गया है ना, उसको डबल कर दिया गया है, ठीक है। एक बात आप समझिएगा कि उसी वायर को खींच के लंबा करना और उस वायर को लंबा लेना, मतलब उस वायर का जितना वायर था उसका हम डबल वायर लिए हैं, ठीक है, ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। आप इसको ध्यान से सोच सकते हैं, ये एक वायर है, ठीक है, उसको अगर खींच के लंबा करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पतला होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए एक सिंपल सा रबड़ है मेरा छोटा सा, ठीक है, अगर इसको हम खींच के पतला करेंगे तो लंबा तो होगा, लेकिन इसका जो मुंह पे जो जितना मोटा शुरू में था उतना मोटा शुरू में रहेगा नहीं, ठीक है। तो वहां पे ये वाला केस अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। खींच के लंबा करने वाला आपको दिया हुआ रहेगा कि मटेरियल सेम है और हम लोग लिए हैं, ऐसा किया कि एक एल लेंथ का वायर लिए सेम मटेरियल का, और एक क्या करें कि उसका लेंथ डबल कर दिया, मतलब ले लिए हैं, डबल लिए हैं, ठीक है, खींच के लंबा नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखिए 12 ले लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 का 12 हो जाएगा, और जो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे था ए वही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर दें, हम आर डैश निकाल रहे हैं, तो आर रेजिस्टेंस इसका आ गया फर्स्ट वाले वायर का जो कि दिया हुआ था, उसी का हम डबल लिए हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टू को अगर हम आगे कर दें तो रो एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और इतना को हम क्या लिख सकते हैं, वापस आर लिख सकते हैं। तो जो हम लोग का नया रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, पुराने वाले का डबल आ रहा है, पुराने वाले का डबल आ रहा है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है कि लेंथ ऑफ वायर को क्या किया गया है, डबल ले लिया गया है, डबल ले लिया गया है। तो जो नया वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर यहाँ 4 टाइम्स बोल देता, यहाँ 4 टाइम्स बोल देता, यहाँ 4 टाइम्स कर देते, यहाँ 4 टाइम्स कर देते, यहाँ कितना हो जाता, 4 टाइम्स कर हो जाता, ठीक है, ठीक है। और मेन यहाँ पे देखिए ये तो लेंथ वाला सिंपल सा हो जाता है, मेन यहाँ पे घुमाता है आपको हाफ करके, जो लेंथ ऑफ वायर को क्या कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। तो सिंपल सा बात है, मेरा शुरू में कांस्टेंट ले लेते हैं कि लेंथ ऑफ वायर एल, उसका रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। इस बार क्या करने वाले हैं, L/2 करने वाले हैं, जो लेंथ अभी में हमारा छोटा होने वाला है, ठीक है। अभी लेंथ हमारा जो काट को छोटा कर दिए, तो ये आर डैश जो निकालेंगे ये रो का रो हो जाएगा, यहाँ L/2 पुट हो जाएगा, L/2 पुट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने निकलिएगा तो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो रो L/2a हो जाएगा, रो L/2a हो जाएगा। और उसी को अगर हम आर डैश ये 1/2 इसको आगे कर दें और यहाँ लिख दे रो L/a, इसको 2 को आगे कर दिए हैं और रो L/a कर दिए, ठीक है। तो इतना को वापस हम क्या लिख सकते हैं, आर, तो आर डैश इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ गया कि R/2 आ गया, नीचे 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा कि अगर लेंथ को अगर आप काट दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जा रहा है। इस टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा कि रेजिस्टेंस विल बी हाफ, डबल, 4 टाइम्स, ठीक है। इससे यही इसी रिलेटेड आसान से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहले क्या करना है कि कांस्टेंट आपको उसका जो है वो मान लेना है, यहाँ पे जो चेंजिंग आया वो न्यू फॉर्मूला पुट करके वापस कोशिश करना है कि इसका जो रो L/a है उसके फॉर्म में ला देना, अब बाकी जो कांस्टेंट बचेगा उसको कांस्टेंट की जगह पर रख देना, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको चलो हम लोग का जो है रेजिस्टेंस के बाद खत्म हो गया। अब मेन है कि जो रेजिस्टेंस आएगा, अब हम लोग मेन है कि देखिए हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम लोग सर्किट के बारे में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो बचपन में बनाते थे सर्किट, क्या होता था कि हम लोग का बैटरी होता था, प्लस माइनस करते थे, ठीक है। और ये हम लोग का क्या था, एक बॉल जला देते थे, इस टाइप का करके एक बॉल जला देते थे और इधर क्या करते थे, एक प्लग लगा लेते थे, ठीक है। हम लोग इतना ही पढ़ते थे कि भाई करंट ऐसे गया, ये बॉल ऐसे प्लग अगर लॉक हो गया, मतलब प्लग और सर्किट क्लोज हो गया तो ये जलने लगा,
ठीक है, ये क्या होगा, जलने लगा। ठीक है, हम लोग यही पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ लिए, तो रेसिस्टर को दिखाते हैं किस टाइप से, देखिए इस टाइप से दिखाते हैं। अब ये बॉल है कि पंखा है कि क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है, बस एक एक रेसिस्टर है। ठीक है, जिसका कोई वैल्यू होगा, जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ओम में, मान लीजिए 2 ओम है तो इसका कोई वैल्यू होगा। ठीक है, हमको क्या है, हमको मतलब नहीं है, एक रेसिस्टर है कि 2 है कि 3 है, हमको उससे मतलब, यहाँ 2 भी हो सकता है, कोई मतलब हमको नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। करंट को कहाँ में नापते हैं, एमीटर में, वो सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, और जो रेसिस्टर है वो क्या में लगाया जाता है, क्या कहते हैं, वो वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली लगाया जाता है। तो अभी हम लोग पैरेलली और सीरीज हम पढ़े नहीं कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। ठीक है, अगर जनरली अगर आप सर्किट डायग्राम देख लीजिए तो क्या हम लोग कह सकते हैं, ये क्या क्या लगा सकते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बैटरी लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस लगा दिए, रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है। ठीक है ना, बॉल बत्ती, अब एक जिंदगी में बॉल ही नहीं जलाना है। ठीक है, बहुत कुछ भी है। ठीक है, और यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, करंट यहाँ से फॉलो किया। ठीक है, अब हम लोग बताए थे एक बात, आप लोग ध्यान से अगर आपको याद होगा तो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका, वो क्या होता है कि कोई 2 पॉइंट का बताता है। ठीक है, जब 2 पॉइंट से मतलब यहाँ से चार्ज आया है, यहाँ पे आया है, कितना चार्ज आया है ये बताता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा 2 पॉइंट को लेकर बताएगा। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए अगर हमको एक वायर में अगर करंट पास हुआ है, चार्ज पास हुआ है, तब हमको चेक करना है कि कितना पास हुआ है, तो क्या करेंगे, एक वायर यहाँ से बांधेंगे, एक वायर यहाँ से बांधेंगे, और जो वोल्ट मीटर जो होता है उसे कनेक्ट करेंगे। सिंपल सा बात है, दो जगह कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 जगह से नापा जाता है। और करंट क्या है, करंट जनरली है कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मशीन लगा दो, सट से पता चल जाएगा कि करंट कितना गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर को क्या लगाते हैं, पैरेलल। आप इसको देख सकते हैं कि एक वायर ये है और एक वायर ये है। ठीक है, तो ये जो पैरेलल कनेक्शन एक कॉम्बिनेशन कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये कट के भी कट जाए तो इस मेन वायर को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब मेन हम लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझे कि वोल्ट मीटर को क्या लगाया जाता है, पैरेलली लगाया जाता है। तो वोल्ट मीटर क्या हो गया कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसी के बीच का वोल्ट मीटर निकाल जाएगा कि इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है, जो रेसिस्टर है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना चल रहा है। और एम मीटर कहाँ लगाएगा, वायर पे लगाएगा, भाई कितना सा करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, एम मीटर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मली सर्किट डायग्राम। अब हम लोग समझेंगे कि सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस, जो हम लोग का मेन है ये इस चैप्टर में जो है, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम। रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम कहने का मतलब कि हम लोग का सिस्टम तो भाई ठीक है कि बैटरी हम लगा दिए, हम लोग का ठीक है कि भाई हम बैटरी लगा दिए, इसे बैटरी लगा दिए। ठीक है, इधर एमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम इधर हम एमीटर लगा दिए, तो रेसिस्टर जो है वो बहुत तरह से कंबाइन हो सकता है। इधर जाके इसे जोड़ जाएगा, इसे जुड़ जाएगा। आपका घर में जो बहुत सारा जो प्लग उलग है, ठीक है, प्लग है, आप उसके थ्रू रेसिस्टर ज्वाइन कर देते हैं, बॉल में रेसिस्टर ज्वाइन है। ठीक है, वो रेसिस्टर ही है। ठीक है, आपको रेसिस्टर ही कर सकते हैं कि सबका अपना अपना रेसिस्टर, पंखा उंखा है, जो भी आपका जो भी है समझ लीजिए। तो यहाँ भी ज्वाइन होगा, यहाँ भी ज्वाइन होगा, यहाँ भी ज्वाइन होगा, यहाँ भी ज्वाइन, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, पूरा सर्किट का जो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। क्योंकि देखिए अब रेसिस्टर के हिसाब से ही हमको करंट देना है। ठीक है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस सब रेसिस्टर के हिसाब से देना है कि कम पोटेंशियल का कम रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो कम करंट चलेगा, और ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, टोटल कॉम्बिनेशन का जो भी है, जितना सारा हम रेसिस्टेंस कंबाइन किए हैं उसको मेन इक्विवेलेंट रेसिस्टर लिखाना पड़ेगा कि भाई पूरा सर्किट का इतना रेसिस्टेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इतना रेसिस्टेंस है, तब भी भाई हम लोग पढ़े हैं ना, इतना रेसिस्टेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, V बराबर आई आर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से ही हम जो करंट का फ्लो, उसके अंदर के कितना करंट फ्लो करेगा ये हम बता सकते हैं, उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो मेन हम लोग को कॉम्बिनेशन का पढ़ना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं कि आप मान लें कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, सबको आप जनरली आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से सीधा ऐड करके लिख नहीं सकते हैं कि इतना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केस होता है कि अगर सीरीज में बटा हुआ है, सीरीज कहने का मतलब कि जिसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट है इसका एंडिंग, तो इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग मतलब लाइन से जमेगा, मतलब एक लाइन में जब रेजिस्टर हो तो सीरीज में होता है, तो उस टाइम आप जनरली जोड़ सकते हैं। लेकिन जब पैरेलल चलने लगेगा, मतलब कि पैरेलल करने का मतलब वायर बढ़ जाएगा, कभी यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इस टाइप का होगा, तो इसका अलग कंडीशन होता है, रेसिप्रोकल में ऐड होते लगता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जो कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होता है बहुत सारा, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए कि अभी जितना सारा बताया हुआ इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो समझ में नहीं आया तो उसके लिए पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट 1, ये पार्ट 2 था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए अब देखते हैं बनेगा।